एटम का स्ट्रक्चर। एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो उससे पहले हम देखेंगे कि एटम होता क्या है। ठीक है, ओके। एटम की डेफिनेशन जो है वो आएगा कि इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। मैटर, अब आप मुझे बता सकते हैं कोई मैटर क्या होता है? Yes. शाबाश। यस मैम, कोई भी चीज। मोहम्मद, Matter is anything which occupies space and has mass is called matter. ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो मैटर क्या हो गया? एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस। जो भी आप आसपास देखते हो वो जो स्पेस ऑक्युपाई करे उसको आप क्या कहते हैं? मैटर। ठीक है, यस मैम। और एटम क्या है? स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर। सबसे स्मॉलेस्ट हिस्सा जो मैटर का होगा जिससे वो बना है उसको आप कहते हो एटम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई बिल्डिंग बनानी है तो जो मिस्त्री है, मैसन है, वो बिल्डिंग को कैसे प्रिपेयर करता है? बताएं कोई। बिल्डिंग बनाने के लिए हमें क्या, सबसे पहले वो ब्रिक्स को जोड़ता है ना, मतलब ईंटें जो है उनको पहले जोड़ता है। यस फिर मैम। वॉल एक खड़ी करता है, फिर वॉल्स को जोड़ के एक पूरा रूम बनाता है कि नहीं? फिर रूम्स को जोड़ के हमारी पूरी एक बिल्डिंग तैयार हो जाती है। ठीक है, तो इसमें जो स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो क्या आ गया? बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट जो ब्लॉक उसने कौन सा यूज किया? शाबाश, ब्रिक्स से स्टार्ट किया ना, है ना? तो इसमें बिल्डिंग के केस में क्या आ गया? स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक आ गया ब्रिक्स, या फिर उससे भी अगर आप स्मॉलेस्ट लोगे तो सैंड पार्टिकल आ गया। ठीक है, सैंड पार्टिकल से स्टार्ट, मतलब स्मॉलेस्ट हो गया उसका, तो वो उसका बिल्डिंग ब्लॉक आ गया। इसी तरह जो मैटर है हमारे सराउंडिंग में, जो भी आप मैटर देखते हो उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? एटम। ठीक है, समझ आई? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया कि एटम होता क्या है? यस मैम। ओके। अब आता है कि चार्ज पार्टिकल, मैटर जो हमारे पास है इसमें चार्ज पार्टिकल्स, कौन कौन से चार्ज पार्टिकल्स मैटर में होते हैं? ठीक है, एटम्स हैव 3 टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। इतना पता है आपको? एटम्स में क्या होते हैं? 3 टाइप्स के पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या है? नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज, और न्यूट्रॉन्स जो है उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, दैट इज दे आर न्यूट्रल। ठीक है, अंडरलाइन करना तो एनोटेट पे करना। यहाँ तक क्लियर हो गया? एनोटेट किसमें एटम्स में अब कौन कौन से पार्टिकल्स आ गए? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव। प्रोटॉन्स आगे पॉजिटिव वाले और न्यूट्रॉन्स आगे न्यूट्रल, चार्ज नहीं है। ठीक है, यस मैम। अब हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। In 1900, J.J. Thomson discovered the presence of negatively charged particles called electrons in the atom. तो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी कब हुई है और किसने की है? 1900 में साइंटिस्ट थे एक J.J. थॉमसन, उन्होंने इसको इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की है। ठीक है, 1886 में E. गोल्डस्टीन उन्होंने डिस्कवर की रेडिएशंस इन गैस डिस्चार्ज and called them canal rays. These rays जो है ये क्या थी? Positively charged. This later led to the discovery of the positively charged particles called protons in the atom. ठीक है, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी 1900 में हुई और किसने की? J.J. थॉमसन ने।
और प्रोटॉन्स की E. गोल्डस्टीन इन 1886। क्लियर ऑल कर दो, क्लियर ऑल ड्राइंग। हाँ अब कब करोगे? यहाँ तक क्लियर हो गया? आप साथ साथ में नोट डाउन कर लें। उसके बाद है इन 1932 चैडविक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल्स हैविंग नो चार्ज इन द एटम एंड दे आर कॉल्ड न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रल, न्यूट्रल से ये निकला है वर्ड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो इससे आप बता सकते हो कि सबसे पहले किसकी डिस्कवरी हुई? डेट्स देख लें। सबसे पहले जो है डिस्कवरी किसकी हुई है? जी नहीं, आप डेट देखिए ना अच्छे से। प्रोटॉन्स 1886 में प्रोटॉन्स की हुई है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स और लास्ट पे आगे फिर 1932 में न्यूट्रॉन्स, है ना? यस मैम। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जो हमारा चैप्टर का टाइटल है वो हम पढ़ने जा रहे हैं कि एटम दिखता कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है? यस मैम। इसमें क्या है, बहुत सारे मॉडल्स हमारे पास हैं। साइंटिस्ट ने डिफरेंट मॉडल्स दिए हैं टाइम टू टाइम रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और सबसे पहले जो है वो कौन सा है? थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है? बुक्स पे भी ये दिया हुआ है, अगर आपने बुक्स खोली हुई है तो उस पे भी सामने है। तो ये क्या कहता है थॉमसन मॉडल? According to Thomson, an atom is similar to a Christmas pudding. The pudding had positive charge and the electrons having negative charge were like plums on the pudding. मतलब कि क्रिसमस पुडिंग क्या होता है? केक की तरह होता है छोटा सा, और इसने बोला कि उसमें जो पुडिंग है वो पॉजिटिव चार्ज दिखाता है और इलेक्ट्रॉन्स जो है उसमें जैसे केक के ऊपर प्लम्स होते हैं उस तरह से इलेक्ट्रॉन्स उसमें हैं। ठीक है, ये उसने प्रपोज किया मॉडल। An atom consists of a positive charged sphere and the electrons are embedded in it. अब जो ये स्फीयर है पूरा, ये जो आपको यहाँ पे स्फीयर दिख रहा है ना, पूरा दिख रहा है आपको? स्क्रीन पे दिख रहा है? यस मैम। इसमें उसने क्या बोला, ये जो है ना ये क्रिसमस पुडिंग की तरह, और ये जो पूरा स्फीयर है ये क्या बताता है? ये बोलते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और इलेक्ट्रॉन्स इसमें यहाँ पे हैं। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्लम्स की तरह है। जहाँ पे देखें इसमें भी स्फीयर पूरा पॉजिटिव चार्ज का है और बीच में इसमें नेगेटिव चार्ज है। ठीक है? यस मैम। आप और एक एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे वाटरमेलन होता है। वाटरमेलन में भी सीड्स बीच बीच में होते हैं और जो रेड पार्ट होता है सारा वो पॉजिटिव चार्ज की तरह, ये बोल रहा है कि वो पॉजिटिव चार्ज है, और जो सीड्स है वो क्या डिनोट करते हैं? नेगेटिव चार्ज को। ठीक है? ठीक है यहाँ तक? यस मैम। ये मॉडल क्या बोलता है? क्या बोला इसने कि कैसा है एटम? अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटम कैसा दिखता है? क्रिसमस पुडिंग की तरह या फिर ये वाटरमेलन की तरह दिखता है। ठीक है, जैसे वाटरमेलन में आपको सीड्स, बीच में सीड्स है, बाकी रेड पोर्शन है, तो रेड पोर्शन इसने कहा कि वो जो सारा रेड पोर्शन है वो पॉजिटिव चार्ज है, और जो उसमें सीड्स है बीच बीच में वो उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव चार्ज। ठीक है?
Yes, ma'am. लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए और उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी आई कि जो ये मॉडल जो है उन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। इसलिए फिर नेक्स्ट मॉडल हमारे पास आया फिर थॉमसन के बाद नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आया वो आया रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड ने क्या बोला, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। सबसे पहले उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। रदरफोर्ड allowed a beam of fast moving electron alpha particles having positive charge to fall on a thin gold foil. He observed that most of the, अब उसने क्या किया, पहले एक thin gold foil ली, ठीक है, gold foil कैथॉन मध्ये करी मैं बनाने में छूटा आई वो एक पैर में ये तो मत रख दीदी ना ये म्यूट कर दो, कौन है ये? ठीक है। उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया, इसने एक गोल्ड फॉइल ली और उसमें उसने फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स जो है उनकी वो बीम जो है डाली। अल्फा पार्टिकल्स जो क्या होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होता है उनपे। और उसने क्या ऑब्जर्व किया कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए, स्ट्रेट गोल्ड फॉइल से निकल गए, ठीक है। और कुछ जो थे, कुछ सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर स्लाइटली डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। और कुछ जो थे वो थोड़ा सा उनको डिफ्लेक्शन आ गई, स्लाइट डिफ्लेक्शन, ठीक है। Yes, ma'am. और उससे भी कम, बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए, वो रीबाउंड हो गए, मतलब टकरा के वापस आ गए, ठीक है। यहां तक समझ आई? Yes, ma'am. क्या एक्सपेरिमेंट किया उसने, एक गोल्ड फॉइल ली और उसमें अल्फा पार्टिकल्स की जो बीम एक थी उसको पास होने दिया। तो उसको क्या तीन उसको ऑब्जर्वेशन आई। और कौन कौन सी? सबसे पहले क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल्स जो है ज्यादातर, मतलब मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स जो है वो स्ट्रेट पास हो गए, ठीक है, गोल्ड फॉइल से। देखो यहाँ पे दिखाया है ना एरो से, जैसे ये है, ठीक है। और कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो क्या, उनकी स्लाइट डिफ्लेक्शन हो जाती है, थोड़ा सा वो अपने मतलब स्ट्रेट पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। और उससे भी कम, बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स वो वापस रीबाउंड हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या पता चला उसको, इससे कंक्लूजन क्या हुआ, कंक्लूजन ये आया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी। इसका मतलब है कि ज्यादातर स्पेस जो है एटम में वो खाली थी, खाली मतलब क्योंकि ज्यादातर, बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, तभी तो वो स्ट्रेट निकल गए, ठीक है, वो किसी चीज से टकराए नहीं, क्योंकि ज्यादातर स्पेस जो थी वो खाली पड़ी हुई थी, ठीक है। ये समझ आया? Yes, ma'am. ज्यादा स्पेस जो एटम में थी, देखो यहाँ पे डायग्राम जो है, ये इनके बीच में जो स्पेस थी वो ज्यादातर एम्प्टी थी, खाली थी, जिसकी वजह से वो जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो आर पार चले गए, ठीक है। और दूसरा कंक्लूजन क्या हुआ, दूसरा उसने बोला कि the atom had a small nucleus having positive charge because some of the alpha particles having positive charge were slightly deflected by small angles। कि एटम के बीच में जो है एक छोटा न्यूक्लियस है और जिसका चार्ज क्या है, पॉजिटिव, जिसकी वजह से जो अल्फा पार्टिकल्स थे उनका भी चार्ज पॉजिटिव था और वो स्लाइट डिफ्लेक्शन इसी वजह से हो रही है, ठीक है। Having positive charge were slightly deflected by small angles, ठीक है। जो स्लाइट डिफ्लेक्शन हो रही है वो क्यों हो रही है, क्योंकि उसने कहा कि वहां पे एक स्मॉल न्यूक्लियस है जिसका चार्ज पॉजिटिव है और अल्फा पार्टिकल्स हैं उनका भी चार्ज पॉजिटिव है, तो लाइट चार्जेस हैं, इसलिए वहां पे
स्लाइट डिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड उसने क्या बोला कि साइज जो अब इस न्यूक्लियस का है वो बहुत छोटा है कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। जो न्यूक्लियस का साइज है वो एटम के साइज से बहुत छोटा है। बिकॉज क्योंकि बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स जो है वापस न्यूक्लियस के साथ टकरा के वापस रिबॉन्ड हुए, लेकिन उनका नंबर क्या था, वो बहुत कम था। तो यहाँ से उसको लगा कि न्यूक्लियस जो है उसका साइज बहुत छोटा है, तभी जाके वो जो रिबॉन्ड होने वाले अल्फा पार्टिकल्स थे उनका नंबर जो है वो बहुत कम था। ठीक है यहाँ तक। और क्या क्या उसको कंक्लूजन्स मिली? नंबर 1 इज मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी। ज्यादातर स्पेस जो है वो किसी भी एटम में वो खाली पड़ी हुई थी। द एटम हैड अ स्मॉल न्यूक्लियस हैविंग पॉजिटिव चार्ज। और एटम के बीच में क्या था, छोटा सा एक न्यूक्लियस है जिसका चार्ज क्या है, पॉजिटिव। और तीसरी बात क्या हुई, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। और साइज जो है न्यूक्लियस का वो बहुत छोटा है एटम के कंपैरिजन में। ठीक है। अब इस बेस पे, इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे उसने क्या दी, अब क्या उसके है ये postulates. Number first is an atom has a positive charged nucleus at its center and most of the mass of the atom is in the nucleus. Number second is the electrons revolve around the nucleus in different orbits. The size of the nucleus is very small compared to the size of the atom. ये तीन चीजें उसने एक्सपेरिमेंट के बेस पे उसने बोली। क्या क्या बोली? पहली बात बोली कि एटम जो है वो एन एटम हैज अ पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एट इट्स सेंटर। एटम के सेंटर में क्या है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है और ज्यादातर जो मास है एटम का वो इसी न्यूक्लियस में रहता है। ठीक है। और दूसरी बात क्या बोली कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। ठीक है, उनका एक अपना एक ऑर्बिट होता है। और थर्ड उसने बोला कि साइज जो है न्यूक्लियस का वो साइज इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। ये तीन चीजें उसने बोली। ठीक है। इस तरह से कुछ। ठीक है। उसने क्या बोला कि आपकी बुक्स पे भी दिया होगा एक एक्सपेरिमेंट का दिया है बुक पे, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय अ गोल्ड फॉयल एट पेज नंबर 154। आप बुक्स अपने सामने रखिए ना, फिर आपको पता चलेगा। इस तरह का उसने एक प्रपोज किया स्ट्रक्चर एटम के लिए कि बीच में जो है पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इन डेफिनिट ऑर्बिट्स। ठीक है, ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं और जो साइज जो है न्यूक्लियस का वो बहुत छोटा है कंपेयर टू द एटम। ठीक है, ये तीन चीजें उसने बोली। यहां तक समझ आए? अब है कि इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ये जो मॉडल रदरफोर्ड में दिया इसके में भी कुछ ड्रॉबैक है। क्या है? डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम। एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट would undergo acceleration and during acceleration the charged particle would radiate energy. अब ये इसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट्स में, लेकिन कोई भी पार्टिकल अगर वो सर्कुलर ऑर्बिट में चलता है वो क्या, उसमें एक्सेलरेशन आ जाता है और एक्सेलरेशन की वजह से वो क्या करता है, एनर्जी रेडिएट करता है। ठीक है, सो द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स वुड लूज एनर्जी। अब क्या होगा, जब उनकी एनर्जी थोड़ा थोड़ा कम होती जाएगी तो फिर क्या होगा अल्टीमेटली, एंड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। इसका मतलब जब इनकी एनर्जी कम होती जाएगी वो न्यूक्लियस में
गिर जाएंगे। बस ठीक है। जैसे यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन रेडिएशन जो है, तो इसकी एनर्जी जब कम होती जाएगी, ये अल्टीमेटली न्यूक्लियस के में गिर जाएगा। ठीक है, लूज एनर्जी एंड फॉल इनटू द न्यूक्लियस एंड द एटम वुड बी अनस्टेबल। उससे क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स अगर न्यूक्लियस में गिर जाएंगे तो एटम तो अनस्टेबल हो जाएगा, लेकिन हमें पता है कि एटम्स जो है वो बहुत स्टेबल हैं। ठीक है, तो ये इसका एक ड्रॉबैक था, जिसकी वजह से फिर इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। फिर आगे एक और मॉडल आया। यहां तक समझ। अब इस चीज को ओवरकम करने के लिए नेक्स्ट जो है, बोहर ने एक मॉडल दिया जो क्या बोलता है, एन एटम हैज अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट इट्स सेंटर एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज इन द न्यूक्लियस। क्या बोला उसने कि एटम जो है उसमें पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और ज्यादातर मास जो है एटम का वो इस न्यूक्लियस में ही रहता है। The electrons revolve around the nucleus in special orbits। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, लेकिन वो स्पेशल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। उनका नाम क्या दिया उसने, कॉल्ड डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। ठीक है, क्या बोला, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। और इन ऑर्बिट्स का, these orbits are called the shells or energy levels and are represented by the letter K, L, M, N, etc. are numbered as 1, 2, 3, 4, etc. ठीक है, इन ऑर्बिट्स को उसने क्या नाम दिया, शेल्स का नाम दिया। और एनर्जी लेवल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स। किस लेटर से उसने किया, जैसे पहला अगर है उसको के शेल बोला, दूसरा है उसको एल शेल, तीसरा है एम शेल, फोर्थ एन शेल एंड सो ऑन। ठीक है, ये डायग्राम आप नोट डाउन कर लो। और नंबर्स अगर नंबरिंग करनी हो तो 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा। और इन डिस्क्रीट फोर्थ पोस्टलेट है, while revolving in the discrete orbits the electrons do not radiate energy। अब डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते। ठीक है, क्या क्या बोला उसने, फर्स्ट इज एटम हैज द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट इट्स सेंटर एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज इन द न्यूक्लियस। ठीक है मैम, डिस्क्रीट क्या होगा? उसने इसका नाम दिया डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, मतलब अलग अलग ऑर्बिट्स में, सेपरेट ऑर्बिट्स में वो, और इनमें ये फिर जब इन ऑर्बिट्स में वो जब रिवॉल्व करते हैं तो वो एनर्जी जो है रेडिएट नहीं करेंगे। ठीक है, यस मैम। ये अभी आप आगे इसका और पढ़ोगे इसके बारे में। उसने सेपरेट नाम दिए शेल्स के, अलग अलग शेल्स के अलग अलग नाम दिए। जैसे जो न्यूक्लियस के सबसे पास है के शेल रखा, ठीक है, और जो सेकंड वाला है उसके बाद जो आता है सेकंड वाला, उसका नाम क्या रखा, एल शेल। ठीक है, और नेक्स्ट जो थर्ड है उसका नाम रखा एम, और जो फोर्थ है एन शेल। ठीक है, मतलब ये इसने प्रपोज किया है एक मॉडल कि ऐसा दिखता है स्ट्रक्चर जो है एटम का, वो अंदर से इस टाइप का होगा। इस तब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होंगे, कितने होंगे, ठीक है, कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये है थॉमसन मॉडल। अब क्या बोल रहा है थॉमसन मॉडल, बस बताएं क्या बोल रहा, कि कैसा होता है एटम, कैसा दिखता है। उसने क्या प्रपोज किया कि एटम कैसा दिखता है। वाटरमेलन की तरह। हाँ, जैसे वाटरमेलन है या फिर क्रिसमस ट्री है, जो केक वाला पोर्शन है वो क्या बोला, वो क्या है, क्रिसमस पुडिंग जैसा दिखता है मैम। हाँ, पुडिंग वाला जैसा दिखता है। और उसमें उसने जो केक वाला पोर्शन है वो क्या बोला, वो क्या दिखाता है, केक वाला पोर्शन जो है वो पॉजिटिव चार्ज दिखाता है ना। और जो उसमें प्लम्स है, प्लम्स जो केक के ऊपर आपने देखोगे प्लम्स होंगे, तो वो क्या डिनोट करते हैं, शाबाश, नेगेटिव चार्ज, वेरी गुड।
जैसे जो केक वाला पोर्शन है वो उसने कहा वो सारा पॉजिटिव चार्ज है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिव चार्ज है वो कैसे हैं, जैसे प्लम्स होते हैं ना केक के ऊपर, उस तरह से हैं। ठीक है, यस मैम। वाटरमेलन की भी दूसरी एग्जांपल दी, ठीक है। यस मैम। वाटरमेलन में जो रेड वाला पोर्शन है वो क्या डिनोट करता है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। रेड वाला पोर्शन जो है, और उसके बीच में फिर सीड्स हैं, तो सीड्स क्या डिनोट करते हैं, और जो रेड पोर्शन है वाटरमेलन का वो क्या है? जैसे केक में था सेम वैसे ही है, उसमें प्लम्स थे, इसमें सीड्स। नेगेटिव चार्ज। वेरी गुड, जो सीड्स हैं वो नेगेटिव चार्ज है, और जो रेड पोर्शन है वो पॉजिटिव चार्ज। ये किसने कहा? थॉमसन ने, ठीक है। यस मैम। थॉमसन है, उन्होंने इस तरह का मॉडल प्रपोज किया एटम का, ठीक है। यस मैम। लेकिन अब इसमें क्या था, अब जो फर्दर एक्सपेरिमेंट्स हुए तो जो वहां पे कंक्लूजन आई वो ये वाला मॉडल जो है उन सब चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट कौन सा मॉडल आया? शाबाश, नेक्स्ट मॉडल कौन सा आया? मॉडल ऑफ एन एटम। 2 मिनट। तो रदरफोर्ड मॉडल जो है, इसने क्या एक्सपेरिमेंट एक किया। अब आप मुझे बताएं ना, क्या एक्सपेरिमेंट से उसको क्या पता चला? उसने एक्सपेरिमेंट कौन सा किया था? गोल्ड फॉइल में से अल्फा पार्टिकल्स को पास करवाया, तो उसमें उसको 3 वहां पे कंक्लूजन्स मिले। तो क्या क्या मिले? शुरू वाले बोल रहे हैं। शाबाश, बोलो बोलो। मैम जो पार्टिकल्स होते हैं स्ट्रेट थ्रू गोल्ड फॉइल से मैम वो पास हो जाते हैं। दूसरा मैम बताया पार्टिकल्स में डिफ्लेक्टेड होते हैं मैम स्मॉल एंगल से। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। मैं थर्ड बताया पार्टिकल्स वो दिखते हैं रिबाउंड। हाँ, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा नंबर किसका था? सबसे ज्यादा नंबर उनका था जो पार्टिकल्स पास हो गए गोल्ड फॉइल से, है ना? मैक्सिमम जो थे मैम वो गोल्ड फॉइल से पास हो जाते हैं। हाँ, मैक्सिमम गोल्ड फॉइल से पास हो जाते हैं, और उससे जो कम होंगे वो स्लाइटली डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा उनमें डिफ्लेक्शन आ जाता है। और जो सबसे कम जिनका नंबर होगा वो कौन से होंगे? जो रिवॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। यस मैम। तो इससे क्या पता चला उसको, कंक्लूजन क्या मिला कि जो पास हो गए वो क्यों पास हो गए बीच में से? उनको स्पेस मिली उतनी, है ना। इसका मतलब है उनमें स्पेस जो है बहुत ज्यादा है एटम के बीच, तभी जाके वो बीच में से पास हो रहे हैं, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स। और उसके बाद जो है वो स्लाइट डिफ्लेक्शन किसकी वजह से थी? उसने कहा कि वहां पे एटम के अंदर जो है वो न्यूक्लियस होता है जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसका, और जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो भी पॉजिटिवली चार्ज हैं, इसलिए उन दो में स्लाइट डिफ्लेक्शन आ जाती है, ठीक है। लाइक चार्जेस है ना। तो जो रीबॉन्ड किस वजह से होते हैं? जब वो न्यूक्लियस के साथ टकराते हैं तो वो वापस आते हैं, और इनका नंबर सबसे कम क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियस का साइज जो है वो बहुत स्मॉल है। टाइम भी हो गया। हो गया? चलो कर दो आप। बस हो गया, इस तरह से, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। यस मैम। लास्ट हमने कौन सा पढ़ा? पहले इसका इसने क्या कहा था कि अलग अलग ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, और उसने हर एक ऑर्बिट का को शेल्स का नाम दिया और उनका एक अलग अलग नाम रखा, ठीक है। जैसे KALMN, जो न्यूक्लियस के सबसे पास है नंबर, जो पहला ऑर्बिट है उसका नाम K रखा, नेक्स्ट का L, देन कम्स M, N, और ये चलता जाएगा नंबर, ठीक है। समझ आए यहाँ तक? यस मैम। आप अच्छे से रिवाइज करना, हम कल इसके आगे पढ़ेंगे।